एवरीवन, आप सुन रहे कहानी बिलीनियस हायर्ड हस्बैंड मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 38। अविनाश मलिक इस वक्त ये क्यों कॉल कर रहा है? जहाँ जगदीश माहेश्वरी का इतना कहना था कि वह चारों भी थोड़े चौक से ही गए थे, लेकिन उन चारों की तरफ से कोई भी जवाब ना आता देख जगदीश माहेश्वरी ने उस कॉल का आंसर करते हुए कुछ कहना या फिर कुछ पूछना चाहा था कि उनसे पहले ही अविनाश ने कहा, कैसे हो नाना जी? फ़ोन उठाने में काफ़ी देरी कर दी। सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिलने वाली है, तो कहीं खुद को ही मिट्टी में मिलाने की तैयारी तो नहीं कर दी? इसके साथ ही अविनाश की हंसी भी हल्की गूंज उठी थी। तो ही जगदीश माहेश्वरी, जिनके चेहरे पर अब तक एक चिढ़न साफ नजर आने लगा था, अविनाश की बातों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मेरी छोड़ो बरखुरदार, अपनी सुनाओ। लगता है सालों से तुम्हारे सीने में जल रही नफरत की आग अब ठंडी पड़ चुकी है, या फिर कहीं तुम आयत माहेश्वरी के आगे अपने घुटने तो नहीं टेक दिए? इस बार अपनी बातों को कहते हुए जगदीश माहेश्वरी के हल्के ठहाकों की आवाज़ गूंज उठी थी। तो वही फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद अविनाश के चेहरे पर इस वक्त हल्की चिढ़न के भाव साफ नजर आने लगे थे। लेकिन अगले ही पल वह अपनी पलकों को कसते हुए तिरछा मुस्कुरा दिया था, जैसे इस वक्त वह अपने गुस्से पर काबू पाना चाह रहा हो। साथ ही जगदीश माहेश्वरी की बातों का जवाब देते हुए उसने आगे कहा, मेरे नफरत के आग की फिक्र मत कीजिए, वो तो अभी भी सुलग ही रही है, और जब तक उस आयत माहेश्वरी को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देती, ठंडी भी नहीं पड़ने वाली। इसलिए फ़िलहाल आप अपनी फ़िक्र कीजिए, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ आज रात का वक्त है। अगर आज रात तक कुछ नहीं किया तो फिर कल का उगने वाला सूरज। इतना कहते हुए अविनाश ने खुद ही अपनी बातों पर एक विराम भी लगा दिया था। लेकिन जगदीश माहेश्वरी के साथ साथ वह चारों भी, जो अविनाश की बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे, सब खामोश थे। जिसे देख अविनाश एक बार फिर से अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, खैर, इस मामले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी बदौलत अभी भी आप अपने मकसद को उसके अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। और वो क्या है? जगदीश माहेश्वरी ने भी काफ़ी जल्दबाजी में ही कहा था। तो वही वह चारों भी अब तक जगदीश माहेश्वरी के काफ़ी नज़दीक आकर खड़े हो चुके थे, जैसे वह भी अविनाश से जानना चाहते हों कि इस वक्त अविनाश के पास ऐसा क्या है जिसकी बदौलत वह अपने उन मंसूबों को कामयाब बना सकते हैं। तो वही जगदीश माहेश्वरी की बातों को सुन इस बार अविनाश ने भी थोड़ी सख्ती में कहा था, एक सच जिसकी बदौलत पूरी बाजी ही पलट जाएगी। एक ऐसा सच अगर उस आयत माहेश्वरी के सामने आ जाए तो वो खुद ही सब कुछ आप लोगों के हवाले कर देगी। तो फिर कब से ये पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताते क्यों नहीं कि आखिर वो सच क्या है? इस बार जगदीश माहेश्वरी थोड़े झुंझला से उठे थे, या फिर उन्हें वो सच जानने की काफ़ी जल्दबाजी थी, जिस वजह से उन्होंने अविनाश की बातों का काफ़ी जल्दबाजी में जवाब दिया था। जिसे देख अविनाश भी अपनी बातों को ज़्यादा घुमाने की बजाय सीधे मुद्दे पर आते हुए आगे कहा था, आप लोगों के मकसद का सबसे बड़ा कांटा वो लड़का है ना? क्या होगा अगर मैं उसकी असली पहचान आप लोगों को बता दूँ तो? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम उस अविनाश के बारे में जानते हो कि वो कौन है, कहाँ से और क्यों आया है? एक बार फिर से अविनाश की बातों को सुन जगदीश माहेश्वरी के साथ बाकी वो चारों भी चौंक से गए थे, जिनके जवाब में अविनाश ने आगे कहा, यस, मैं उसे काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन बदले में मेरी एक शर्त भी है। शर्त? कैसी शर्त? इस बार अविनाश की बातों को सुन जगदीश माहेश्वरी की भौहें सिकुड़ चुकी थी। इसके साथ ही उन्होंने एक नज़र खुद के सामने ही खड़े उन चारों को भी देख लिया था। तभी अविनाश ने आगे कहा, हाँ, एक शर्त है, और वो ये है कि मैं आपको उस आयांश की सच्चाई बता रहा हूँ, लेकिन बदले में आपको एक बात का ख्याल रखना होगा। उस सच्चाई का आप जिस तरह से फ़ायदा उठाना चाहें उठा सकते हैं, यहाँ तक कि उस आयत माहेश्वरी के साथ भी जो करना है कर सकते हैं। लेकिन वो लड़का
मेरा मतलब कि उस आयांश को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। वो मुझे सही सलामत और जिंदा चाहिए। लेकिन क्यों उस लड़के के साथ? इस वक्त ये क्यों, क्या और कब का समय नहीं है। बस खुद के मंसूबों के बारे में सोचो और उसे पूरा करो। लेकिन ध्यान रहे, उस आयांश को कोई छूने की भी कोशिश नहीं करेगा। जहाँ अभी जगदीश माहेश्वरी अविनाश से कुछ पूछते, उससे पहले ही अविनाश अपनी बातों को पूरा करते हुए उस कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर दिया था, जिसे देख जगदीश माहेश्वरी के साथ साथ वह चारों भी अब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नजर आने लगे थे। तभी कुछ सोचते हुए राकेश गुप्ता ने कहा, अरे लेकिन इसने तो कुछ बताया भी नहीं। जिस पर कोई कुछ कहता उससे पहले ही जगदीश माहेश्वरी का फ़ोन एक बीप की आवाज़ के साथ बज उठा था। स्क्रीन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन था, लेकिन उसे अब ओपन करते ही जगदीश माहेश्वरी की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थीं। इस वक्त उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। तो वहीं उन्हें इस कदर चौंकते देख राकेश गुप्ता ने काफ़ी जल्दबाजी में उनका फ़ोन लेते हुए कहा, अब ऐसा भी क्या देख लिया आपने? लेकिन फ़ोन की स्क्रीन पर आयांश का फोटो और उसके नीचे आरुष मलिक का नाम देख राकेश गुप्ता के साथ साथ बाकी तीनों भी अपनी जगह पर जैसे सन्न रह गए थे। इतना बड़ा धोखा! ये कोई सड़क छाप नहीं, बल्कि हमसे भी बड़ा। झूठ कहूँ तो कौवा कटे, मुझे पहले दिन से ही उस आयांश को देखकर कुछ खास अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। जब वो सूट बूट में कहीं निकलता है तभी समझ में आ जाता था कि वो कोई मामूली सा सड़क छाप नहीं है, बल्कि वो हम लोगों से भी कहीं ज़्यादा करोड़पति है। और देखो, सच सामने आ भी गया। फ़ोन की स्क्रीन पर आरुष की सच्चाई को जानते ही सुलोचना ने एक घबराहट के साथ कहा था, अब तो गई भैंस पानी में, भूल जाओ इस प्रॉपर्टी को। और सुलोचना, आपको कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि कुछ भी कहने से पहले एक बार उसे सोच भी लिया कीजिए कि आप कहने क्या वाली हैं। और कायरता, सुलोचना आपकी कायरता की मिसाल तो। अंजना भाभी, मुझे ये बेफिजूल की बातें सुनाने से पहले आप मुझे ये बताइए कि इस सच्चाई को जानने के बाद कि हमारे पास अब कोई रास्ता बचा है? बल्कि अब तो वही वाली हाल हो चुकी है कि पहाड़ से टपके तो खजूर पे अटके। अंजना गुप्ता की बातों को काटते हुए सुलोचना ने कहा था, लेकिन उसकी बातों को सुन अंजना गुप्ता के चेहरे पर अब तक एक तिरछी मुस्कान थी, जिसे देख इस बार खुद सुलोचना के साथ साथ बाकी सभी थोड़े हैरान नजर आ रहे थे, जिनमें इस वक्त खुद जगदीश माहेश्वरी भी शामिल थे। तो ही बाकियों को ऐसे देख अंजना गुप्ता सामने ही रखे सोफे पर बैठते हुए अपना एक पैर दूसरे पैर के घुटनों के ऊपर चढ़ाते हुए कहा, हाँ, मेरे पास एक रास्ता है जिसकी बदौलत इस बार हमारी जीत पक्की है। और वो कैसे? अंजना गुप्ता की बातों को सुन जगदीश माहेश्वरी ने थोड़ी हैरानी में कहा था। तो वही अंजना गुप्ता ने भी अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, यहाँ हम सब आयत को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन झूठ या फिर फरेब नहीं। बस हम इसी बात का फ़ायदा उठाएंगे और आरुष मलिक की सच्चाई उसके सामने रख देंगे। लेकिन बड़ी भाभी, जब लोग प्यार में होते हैं ना, तब ये अपने बनाए हुए बड़े से बड़े उसूल को तोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। और यहाँ तो वो आयांश कोई मामूली इंसान भी नहीं है, उसने तो बस अपनी पहचान ही तो छिपाई है। फिर उसे माफ़ करने में आपकी आयत जरा भी वक्त नहीं लगाएगी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उसका रिश्ता खुद की औकात से भी कहीं ज़्यादा ऊपर जुड़ा है। फिर ऐसे में कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इतने अच्छे रिश्ते और लड़के को ठोकर मारेगा। अंजना गुप्ता की बातों का जवाब देते हुए सुलोचना ने कहा। तो ही बाकी जो अब तक सुलोचना की बातों को खामोशी से सुन रहे थे, अब उनकी नज़रें अंजना की तरफ घूम गई थी, जैसे कि अब वो यह जानना चाहते हों कि इस बारे में अब अंजना का क्या कहना है। तो वही अंजना गुप्ता, जिनके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी, इस बार थोड़ा तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, चलो माना कि जब लोग प्यार में होते हैं तो अपने खुद के बनाए हुए उसूल को तोड़ने में
वक्त नहीं लगाते। लेकिन अगर हम उसके सामने उस दूसरी सच्चाई को ला देता, तब तो वो उस आरुष मलिक से रिश्ता तोड़ेगी ही ना। कौन सी सच्चाई? आप किस दूसरी सच्चाई की बात कर रही हैं अंजना भाभी? जहाँ एक बार फिर से अंजना की बातों को सुन सभी हैरान थे, तो ही सुलोचना की बातों का जवाब देते हुए अंजना ने आगे कहा, शायद तुम भूल रही हो सुलोचना, जब हमने उस सारिका और दिलीप को मारने का प्लान बनाया था, उस वक्त हम पांचों के अलावा भी कोई था, और वो था अद्विक मलिक। और अगर हम आयत को ये बता दें कि उसके माँ बाप को मारने वाला वो अद्विक मलिक यानी कि आरुष का चाचा ही था, तब क्या उस वक्त भी आयत उसे अपना लेगी? इस बार अपनी बातों को कहते हुए अंजना गुप्ता के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी, तो वही बाकियों के चेहरे भी अब तक चमक उठे थे। लेकिन सुलोचना खुशी से थोड़ी उछल पड़ी थी। वाह भाभी वाह, आपके दिमाग का भी जवाब नहीं। मतलब इस बार मामला जीत का हो या पट का, हर हाल में जीत हमारी ही होगी। जहाँ उसकी बातों को सुन अंजना भी मुस्कुरा दी थी। तो उधर दूसरी तरफ मलिक एंड सन्स ग्रुप के भीतर अपने केबिन में बैठा आरुष इस वक्त अपनी फाइल के बीच उलझा हुआ था कि तभी उसके केबिन के गेट को नॉक करते हुए आयशा ने कहा, भाई अभी आप फ्री हो? आयशा, इस वक्त तुम यहाँ? यस कम। अचानक से सामने आयशा को देख आरुष ने कहा, और साथ ही सामने खुले उन सभी फाइल्स को बंद करते हुए एक तरफ रख दिया था। इस वक्त तुम यहाँ कुछ ज़रूरी काम था? हाँ भाई, आयशा ने कहा, और आरुष के सामने ही रखी एक खाली कुर्सी पर बैठ भी गई थी। भाई एक्चुअली मैं पिछले 2 दिनों से देख रही हूँ कि आप हमारे साथ आसियाना में ही हैं। आयत और आपके बीच में सब ठीक तो है ना? क्योंकि भाई आपको और आयत को कल ट्रस्ट वालों के सामने खुद को हस्बैंड वाइफ प्रूव करना है। उसके बाद उनके सामने ही आयत का सब कुछ आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन कल आप दोनों इसमें जरा भी चूक गए तो कल सब कुछ ट्रस्ट के नाम पर हो जाएगा। भाई आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आयशा ने कहा था। तो वही आरुष जो काफ़ी देर से एक खामोशी के साथ बस आयशा की बातों को सुन रहा था, इस बार अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए उसने कहा, डोंट वरी, कल सब कुछ अंडर कंट्रोल होगा। और आयत, भाई आपने आयत से अपनी सच्चाई बताई कि आप कौन हो, आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, इवन आपने ये सब क्यों किया, एवरीथिंग। आरुष की बातों को सुन आयशा ने आगे कहा, लेकिन एक बार फिर से आरुष खामोश था, जिसे देख आयशा ने आगे कहा, भाई मुझे लगता है कि आज रात होने से पहले ही आपको आयत को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि उसे और उसके गुस्से को आप और मैं दोनों बचपन से ही जानते हैं। इसलिए बात बनने की बजाय कहीं और ज़्यादा बिगड़ न जाए, इससे अच्छा होगा कि आप पहले ही सब कुछ क्लियर कर दीजिए। इस बार आयशा की बातों को सुनते हुए आरुष खामोश ही था, लेकिन इस बार वो कुछ सोचते हुए भी नजर आ रहा था। तो उधर दूसरी तरफ अपनी कार को माहेश्वरी विला के बाहर पार्क करते हुए आयत अंदर गई ही थी कि सामने ही खड़े जगदीश माहेश्वरी और उनके पीछे बाकियों को देख उसकी भौहें सिकुड़ चुकी थी। आह, अब आज कौन सा नया तमाशा होने वाला है, आयत ने कहा, और अपने सिर को झटकते हुए वो अपनी जगह से आगे भी बढ़ गई थी। लेकिन वह हर बार की तरह उन लोगों को इग्नोर कर आगे बढ़ती, उससे पहले ही जगदीश माहेश्वरी ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, आयु बेटा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। अभी नहीं नानू, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। बाद में तुम्हारे यहाँ सिर्फ ठेंगा ही आने वाला है, फिर बाद में बात करने का भी क्या फ़ायदा होगा। जहाँ भी आयत जगदीश माहेश्वरी की बातों का जवाब देते हुए अपनी बातों को पूरा कर पाती, उससे पहले ही उसकी बातों को काटते हुए सुलोचना ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा था, जिसे सुन इस बार आयत एक टक उसे ही घूरती हुई नजर आने लगी थी कि तभी सुलोचना उसकी हथेलियों पर एक फाइल को रखते हुए कहा, सबसे पहले अपने पतिदेव, अपने हस्बैंड की सच्चाई जान लो कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है। उसके बाद जितना मर्जी उतना आराम कर लेना, सुलोचना ने कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन आयत की भौहें सिकुड़ चुकी थी।
साथ ही चेहरे पर गुस्से का भाव भी साफ नजर आ रहा था। लेकिन वो कुछ कह पाते उससे पहले ही सुलोचना ने आगे कहा था, पहले एक नज़र इन पन्नों पर भी डाल लो, उसके बाद जितनी मर्जी हमारे ऊपर चीख चिल्ला लेना। इस बार सुलोचना का इतना कहना था कि आयत भी उस फाइल को खोलते हुए उसके सारे पन्नों को काफ़ी जल्दबाजी में उलटने पलटने लगी थी। इस वक्त उसकी आंखों में भी हैरानी साफ नजर आ रही थी। तभी उसने अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए उस फाइल को भी नीचे पटक दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। आयांश आयांश आरुष मलिक कैसे हो सकता है? आयु बेटा, यही सच है। उसने सिर्फ तुमसे ही नहीं, हम सबसे झूठ बोला है। इस बार आयत की बातों का जवाब देते हुए जगदीश माहेश्वरी ने कहा था और आगे बढ़कर आयत के सिर पर अपनी हथेलियों को फेरा ही था कि तभी आयत भी उनकी हथेलियों को पकड़ते हुए बोली, लेकिन नानू, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आदित्य मलिक का तो सिर्फ एक ही बेटा है ना, और वो अविनाश मलिक, फिर ये आयांश कैसे? जहाँ इस बार आयत की बातों को सुनते ही जगदीश माहेश्वरी के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी की भौहें सिकुड़ चुकी थी। तभी जगदीश माहेश्वरी ने अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, तुमसे किसने कहा कि आदित्य का बस एक ही बेटा है, वो भी बस वो अविनाश है? लेकिन आयत इस बार खामोश थी, जिसे देख जगदीश माहेश्वरी ने खुद ही आगे कहा, नहीं बेटा, आरुष भी आदित्य मलिक का ही बेटा है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। आयत बचपन में ही तुम्हारी और उस मलिक के बच्चों में नहीं बनती थी, और वो आरुष, तुम दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। फिर भी आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और सबसे बड़ी बात कि तुम ये बात भूल भी कैसे सकती हो, जबकि यहाँ सब जानता है कि आदित्य मलिक का एक बेटा आरुष और एक बेटी आयशा थी, और वो अविनाश उसके छोटे भाई अद्विक का बेटा है, जिसके मरने के बाद आदित्य ने उसे गोद ले लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अपने छोटे भाई के बेटे को गोद लेते ही उसने अपने सगे बेटे से सारा रिश्ता तोड़ लिया था। इस बार जगदीश माहेश्वरी की बातों को सुन सुलोचना ने कहा था तो वही आयत एक खामोशी के साथ वही पास ही रखे सोफे पर जाकर बैठ चुकी थी। नज़रों के साथ साथ उसका चेहरा भी नीचे की तरफ झुका हुआ था, जैसे वो किसी सोच में हो, या शायद अपने अतीत के दबे उन घटनाओं को ये याद करने की कोशिश कर रही थी। कि तभी उसे ऐसे शांत देख सुलोचना पास ही खड़ी अंजना के कान में हल्का फुसफुसाते हुए कहा, बड़ी भाभी, ये ज्वालामुखी फटने की बजाय इस तरह से शांत क्यों बैठा हुआ है? कहीं ऐसा ना हो जिसे हम बम का गोला समझ रहे थे वो कोई छुरछुरी न निकल जाए, फिर तो हमारा ये आखिरी प्लान भी। जहाँ अभी सुलोचना ने इतना कहा ही था कि तभी अंजना गुप्ता भी एक घूरती नज़र को खुद की तरफ देख वह सकपका सी गई थी। अपनी बातों को बीच में ही छोड़ते हुए वह चुप हो गई थी, जिसे देख इस बार अंजना गुप्ता भी आगे बढ़ते हुए आयत के बगल में जा बैठी थी और उसके कंधे को हल्का दबाते हुए उन्होंने कहा, आयु, आई एम सॉरी बेटा, ये गलती आपसे नहीं बल्कि हम लोगों से हुई है। हम लोग तो सब कुछ जानते थे, फिर भी उस मलिक के बेटे को पहचान नहीं पाए। अरे बड़ी भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम लोग जब उससे आखिरी बार मिले थे वो इतना छोटा सा था, और जब इतने सालों बाद मिले तो इतना बड़ा सा ऊँट हो चुका था। और सबसे बड़ी बात कि इतने सालों में हम कभी मलिक के खानदान वालों से मिले भी तो नहीं कि उसे पहचान पाते हैं। अंजना की बातों का जवाब देते हुए तुरंत सुलोचना ने कहा तो ही अब तक जगदीश माहेश्वरी भी आगे बढ़कर सोफे के दूसरे सिरे पर जाकर बैठ चुके थे। इस वक्त उनके चेहरे पर भी एक चिंता साफ नजर आ रही थी, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही इस बार राकेश गुप्ता ने काफ़ी गुस्से में कहा था, जो भी हो, लेकिन आज मैं इस मलिक के बेटे के साथ अपना पुराना हिसाब चुकता करके रहूँगा। जो उसने मेरे भाई के साथ किया था आज मैं उसके बेटे के साथ करूँगा, तब जाकर मेरे सीने में दबे इस सालों की आग को ठंडक मिलेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस घटना को हुए कई साल बीत चुके हैं, और साथ में हम उन मलिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ना पहले कुछ बिगाड़ पाए थे और ना अब। फिर उस बात को, कौन सी बात, किस घटना की बात कर रहे हैं आप लोग?
राकेश गुप्ता को गुस्से में देख अंजना ने उनकी बातों का जवाब दिया ही था कि उनकी बातों को सुन इस बार आयत ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए कहा था, जिसे देख एक क्षण के लिए सभी खामोश हो चुके थे। अभी पास ही बैठी अंजना गुप्ता ने कहा, कुछ नहीं बेटा, वो बस। अभी और कितना झूठ बोलोगी अंजना? आयत अब बच्ची नहीं रही। अब इसे भी सारी सच्चाई मालूम होना चाहिए। इसे मालूम होना चाहिए कि इसके माँ बाप का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था, और उसका कातिल कौन है जिसे हम जानते हुए भी उस वक्त उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। जहाँ एक बार फिर से अंजना गुप्ता की बातों को काटते हुए राकेश गुप्ता ने कहा था, तो वही इस बार उनकी बातों को सुन आयत अपनी जगह से खड़ी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा चौंक सी गई थी। कौन है वो जो मेरी मम्मा के साथ इतनी दरिंदगी से पेश आया था? बताइए, किसने मेरी मम्मा को मुझसे? वो उस आरुष का चाचा अद्विक मलिक था। अब तक आयत के चेहरे पर एक गुस्सा भी साफ नजर आने लगा था, लेकिन वो अपनी बातों को पूरा कर पाते उससे पहले ही राकेश गुप्ता ने कहा था, जिसे सुन आयत की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो चुकी थी। तभी राकेश गुप्ता ने आगे कहा, लेकिन उस वक्त हमारे हाथ में सारे सबूत रहने के बावजूद भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, क्योंकि उसके उस बड़े भाई आदित्य मलिक ने अपने पैसों और पावर्स के दम पर इस पूरे मामले को ही दबा दिया था। नानू, क्या यह सच है? राकेश गुप्ता की इन बातों को सुनते ही आयत ने इस बार जगदीश माहेश्वरी से पूछा था। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से में लाल और आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन जगदीश माहेश्वरी अभी उनकी बातों का कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही माहेश्वरी विला के बाहर पार्क कर रहे आरुष की कार की आवाज़ को सुनते ही सुलोचना ने कहा, बाबूजी से सवाल जवाब करने से अच्छा है कि तुम खुद ये बात उस लड़के से क्यों नहीं पूछती जो अब तक तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे साथ ही खेल भी रहा था, और अपनी नज़रों को विला के मुख्य द्वार की तरफ घुमा दिया था, जहाँ इन सारी बातों से अनजान इस वक्त आरुष अंदर की तरफ ही बढ़ता चला आ रहा था। तो वही सामने से आते हुए आरुष को देख आयत काफ़ी गुस्से में अपनी जगह से खड़ी हुई और नीचे ज़मीन पर पड़े उस फाइल को उठाते हुए आरुष की तरफ ही बढ़ गई थी, जहाँ इस वक्त आरुष भी आयत की गुस्से से लाल आंखों को देख अपनी भौहों को सिकोड़ लिया था, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही आयत उसकी हथेलियों पर उस फाइल को रखते हुए कहा, बस मुझे हाँ या ना में जवाब देना। इस वक्त ये फाइल तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच है या झूठ? आयत का इतना कहना था कि आरुष ने एक नज़र उसके पीछे खड़े उन चारों को देखा, जिनके चेहरे पर इस वक्त एक तिरछी मुस्कान थी। उसे देखते ही आरुष को भी जैसे अब तक वहाँ के माहौल का अंदाज़ा लग चुका था। फिर भी एक नज़र उस फाइल के भीतर झांकते हुए उसने अगले ही पल आयत की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, ये सच है, आरुष मलिक मैं ही हूँ। जहाँ अभी आरुष का इतना कहना था कि आयत ने अपनी उंगलियों से उस रिंग को बाहर निकाला, जिसे कुछ हफ्ते पहले ही आरुष ने उसे पहनाया था। उसकी हथेलियों पर रखते हुए आयत ने कहा, तुम्हें मालूम था ना मुझे झूठ नहीं पसंद। इवन ये बात मैंने तुमसे न जाने कितनी बार कहा था, इसके बावजूद भी तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। आयत, तभी आयत की बातों का जवाब देते हुए आरुष ने भी कुछ कहना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही आयत उसकी कलाई को पकड़ते हुए विला से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ चुकी थी, जिसे देख आरुष एक बार फिर से कुछ कहना चाहा था, लेकिन तब तक आयत उसे दरवाजे से बाहर ढकेलते हुए कहा, हमारे बीच जो भी रिश्ता था उसे मैं हमेशा के लिए तोड़ रही हूँ। आज के बाद ना तुम मुझे जानते हो और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ, इसलिए आज के बाद दोबारा से मुझे मेरे आसपास कहीं नज़र भी मत आना। और इसके साथ ही गुस्से में ही उसने उस दरवाजे को भी बंद कर दिया था, जहाँ पीछे जगदीश माहेश्वरी के साथ बाकी वो चारों भी इस वक्त उसे थोड़े नासमझी में देख रहे थे, जैसे इस वक्त उन्हें आयत का ये रवैया कुछ समझ में न आ रहा हो। तो वही आयत एक नज़र उन सभी को देखते हुए अपने कमरे तक जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन तभी बीच रास्ते में ही
उसे रोकते हुए राकेश गुप्ता ने थोड़ी सख्ती में कहा था। ये क्या तरीका था आयत? उस लड़के को इतनी आसानी से बस जाने दिया, जबकि उसे तो इस वक्त धोखाधड़ी के केस में फंसाकर जेल में डाल देना चाहिए था। और अपने माँ बाप के कातिल, उनका कातिल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका हिसाब मैं आरुष से नहीं, आदित्य मलिक के साथ करूंगी। राकेश गुप्ता की बातों को बीच में काटते हुए आयत ने भी गुस्से में ही कहा था, और इस बार काफ़ी जल्दबाजी में वो अपने कमरे के भीतर चली गई थी। लेकिन पीछे रह गए बाकी सभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैरान नजर आ रहे थे। तभी कुछ सोचते हुए सुलोचना ने कहा, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मुझे तो लगा था कि इस सच्चाई को जानने के बाद आयत माहेश्वरी किसी ज्वालामुखी की तरफ फटेगी, लेकिन ये तो पूरी की पूरी छुरछुरी ही निकली। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। बड़ी भाभी, आपको क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है? कल ट्रस्ट वालों के साथ इसकी आखिरी मीटिंग है, उस वक्त इसके पति के रूप में कौन साथ देगा? सुलोचना की बातों पर अपनी सहमति जताते हुए बसंत ने कहा था, जिसकी बातों को सुन अब तक अंजना गुप्ता के चेहरे पर भी गुस्से की लकीरें साफ नजर आने लगी थी। गुस्से में ही अपनी मुट्ठियों को कसते हुए उन्होंने कहा, कुछ समझ में तो मुझे भी नहीं आया, लेकिन ये तो तय रहा, अगर ये प्रॉपर्टी कल हमारे हाथ से जाएगी तो इस प्रॉपर्टी से आयत माहेश्वरी को भी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आर्य पार की हो चुकी है। अगर हम बर्बाद हुए तो इससे भी बर्बाद करके रख देंगे, अंजना गुप्ता ने कहा था। और फिर अगले ही पल एक नज़र राकेश गुप्ता और बसंत अवस्थी की तरफ देखते हुए उन्होंने आगे कहा, कल तुम दोनों ये खास ध्यान रखना कि कल किसी भी हाल में वो लड़का आरुष मलिक ट्रस्ट के सामने नहीं आना चाहिए। फिक्र मत करो, कल ऐसा ही होगा, राकेश गुप्ता ने कहा था, जिसकी बातों को सुन बाकी सभी के चेहरे पर एक खामोशी थी। तो उधर आयत अपने कमरे से अटैच्ड खिड़की के पास खड़ी एक टक बस आरुष को जाते हुए देख रही थी। तो वही इस वक्त आरुष भी एक खामोशी के साथ अपनी कार में बैठते हुए वहां से आगे बढ़ गया था, जिसे देख आयत ने अपना फ़ोन ऑन किया और कॉल हिस्ट्री से रेहान का नंबर डायल करते हुए कहा, वो यहाँ से जा चुका है, बट मेक श्योर कि कल तक उसे एक खरोच भी नहीं आना चाहिए। उसकी सेफ्टी अब तुम लोगों के हाथ में है। और कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट करते हुए उसे अपने बेड पर लगभग फेंकते हुए सारिका माहेश्वरी और दिलीप गुप्ता के पोर्ट्रेट के सामने जाकर खड़ी हो चुकी थी। इस वक्त उसकी आंखें एक बार फिर से छलक आई थीं। इसके साथ ही उसने एक नज़र अपनी उन उंगलियों को भी देख लिया था, जिससे थोड़ी देर पहले ही आयत ने उस रिंग को बाहर निकालकर आरुष की हथेलियों में रखा था। और फिर अगले ही पल सारिका की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं आरुष की सच्चाई बहुत पहले से ही जानती थी। जब उसने मुझे पहली बार सिजू का कहा था, मम्मा, मैं उसे तभी पहचान गई थी। तभी तो मैंने उसके साथ ये दिखावा ही सही लेकिन शादी की थी। लेकिन मम्मा, आज उस अद्विक मलिक की सच्चाई ने मुझे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। एक बार फिर से मुझे वही ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ मैं कुछ वक्त पहले तक थी। क्या सच है क्या झूठ है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इन सब के चक्कर में मैं आरुष को चोट नहीं पहुंचा सकती। ये मेरी लड़ाई है और मैं इसमें उसे कुछ नहीं होने दे सकती। इसलिए इसमें मैं अकेले ही उन सभी को उनकी असली जगह पर पहुंचाना चाहती हूँ। और देखना मम्मा, आपकी बेटी जरूर कामयाब होगी। इतना कहते हुए आयत पीछे बेड की तरफ बढ़ते हुए उस पर जाकर बैठ गई थी। दिमाग में इस वक्त काफ़ी कुछ चल रहा था, तो वह चेहरे के भाव काफ़ी सख्त भी नजर आ रहे थे। कुछ घंटे बाद आज जब वो रेहान और रूही को उनकी शादी की मुबारकबाद देने गई थी, उस वक्त उसे अचानक से खुद के घर में देख उन तीनों के चेहरे पर घबराहट के भाव साफ नजर आ रहे थे। तो वही उन्हें ऐसे देख आयत के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। तभी अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर घुटनों पर चढ़ाते हुए कहा, मेरे यहाँ आने की खबर अपने बॉस तक कौन पहुँचाएगा? संजीव तुम या फिर रेहान तुम?
लेकिन उसकी बातों को सुन रेहान और संजीव दोनों थोड़े हैरान नजर आने लगे थे। तभी आयत ने आगे कहा, तुम्हारे बॉस से मेरा मतलब था, उस आरुस मलिक के पास मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है। जहाँ इस बार आयत का इतना कहना था कि वह तीनों अब तक काफ़ी ज़्यादा चौंक से गए थे। इस वक्त उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उनके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। एक भय से उनका शरीर कांप उठा था, जिसे देख आयत का चेहरा भी अब पहले से सख्त नजर आने लगा था। अब तुम तीनों मुझे सच्चाई बताओगे या फिर मैं कोई दूसरा तरीका अपनाऊं? आयत ने आगे कहा था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।